जब लोहे का एक विशालकाय दैत्य शहरों को निगल रहा हो और इंसान सिर्फ ईंधन बनकर रह जाए, तब इस उजड़ी हुई दुनिया में जीवित रहने का केवल एक ही नियम बचता है, लूटो या लुट जाओ। साल 2018 की साइंस फिक्शन फिल्म मॉर्टल इंजन्स दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां सभ्यता का पतन हो चुका है, मानव समाज बिखर चुका है और पुराने शहरों को विशाल चलती फिरती लोहे की मशीनों में बदल दिया गया है। अब ताकत ही कानून है, कमजोरों को निगल जाना ही नई व्यवस्था बन चुकी है। इन्हीं शहरों में लंदन एक ऐसे विशालकाय राक्षस का रूप ले चुका है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है। वहीं दूसरी ओर हेस्टर शॉ नाम की एक युवती बदले की आग में जल रही है। उसकी प्रतिशोध की यात्रा धीरे धीरे एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश करने वाली है जो इंसानियत और अस्तित्व की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका अतीत और लंदन शहर के अंधेरे रहस्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, तब सवाल उठता है कि इस खेल में असली शिकारी कौन है और असली शिकार कौन। गरजते इंजन, आसमान को चीरती तोपें और लगातार चलती हुई विशाल मशीनों के बीच यह दुनिया रोमांच और खतरे से भरी हुई है। साल 2118 में मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध छिड़ा, तीसरा विश्व युद्ध। यह युद्ध केवल 60 मिनट तक चला, लेकिन उस एक घंटे ने पूरी मानव सभ्यता को मिटाकर रख दिया। आधुनिक दुनिया नष्ट हो गई और इंसान लगभग फिर से प्राचीन युग में पहुंच गया। अत्याधुनिक तकनीकें इतिहास बन गईं। इस तबाही की सबसे बड़ी वजह थी क्वांटम ऊर्जा से चलने वाला एक महाविनाशक हथियार, मेडुसा। जैसे ही यह सक्रिय हुआ, केवल एक घंटे के भीतर पृथ्वी के बड़े बड़े महाद्वीप अनगिनत टुकड़ों में बिखर गए। दुनिया पूरी तरह बदल गई। इस विनाश के लगभग 1000 साल बाद पृथ्वी एक बंजर और उजाड़ दुनिया में बदल चुकी थी। बचे हुए इंसान खानाबदोश बन गए थे। धीरे धीरे लगभग 600 वर्षों के बाद उन्होंने फिर से मशीनें बनानी शुरू की और यहीं से शुरू हुआ नॉन ट्रैक्शन युग। इस नई व्यवस्था में पूरे शहरों और कस्बों को विशाल पहियों और इंजनों पर खड़ा कर दिया गया। अब शहर स्थिर नहीं रहते थे, बल्कि संसाधनों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। लेकिन समस्या यह थी कि संसाधन सीमित थे, इसलिए बड़े शहरों को जीवित रहने के लिए छोटे शहरों का शिकार करना पड़ता था। विशाल चलायमान शहर लंदन रोज छोटे शहरों और कस्बों की तलाश करता था ताकि उन्हें निगल कर उनकी आबादी, ईंधन और संसाधन अपने अंदर समाहित कर सके। इसी प्रक्रिया से वह खुद को चलाता और लगातार बड़ा बनता जा रहा था। लंदन के शासक एक विचारधारा में विश्वास करते थे जिसे यूसिटी डार्विनिज्म कहा जाता था। उनके अनुसार ताकतवर का कमजोर को खा जाना प्रकृति का नियम था और यही व्यवस्था सही थी। कई वर्षों तक लगातार छोटे शहरों को निगलने के बाद लंदन दुनिया का सबसे शक्तिशाली शिकारी शहर बन चुका था। हालांकि सभी लोग इस व्यवस्था को नहीं मानते थे। कुछ स्वतंत्र शहर और किले भूमिगत छिपे हुए थे, जबकि कुछ बादलों के ऊपर बने हुए थे। इन सभी की अपनी अपनी जीवन शैली और नियम थे। इसी दौरान ट्रैक्शन शहरों के खिलाफ एक शक्तिशाली संगठन भी उभरकर सामने आया, जिसे एंटी ट्रैक्शन लीग कहा जाता था। इस संगठन का मानना था कि इंसानों को स्थिर भूमि पर बसकर खेती और अपने संसाधनों के सहारे जीवन बिताना चाहिए। इसलिए उन्होंने पहाड़ों के बीच सुरक्षित स्थानों की तलाश की और वहां बसना शुरू किया। समय के साथ ट्रैक्शन शहरों के बढ़ते प्रभाव के कारण ये लोग और गहरे पर्वतीय इलाकों में चले गए। उनका सबसे बड़ा और सफल ठिकाना पूर्वी एशिया के विशाल घास के मैदानों के पास स्थित पहाड़ी राष्ट्र था। यह राष्ट्र एंटी ट्रैक्शन लीग का सबसे शक्तिशाली सदस्य था। ऊंचे ऊंचे पर्वत इसे चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करते थे, इसलिए कोई भी चलायमान शहर वहां तक नहीं पहुंच सकता था। अपने बचाव के लिए उन्होंने पहाड़ों के बीच 2000 मीटर ऊंची एक विशाल दीवार बना रखी थी। कई सदियों से यह दीवार अनगिनत हमलों को रोक चुकी थी। इसी वजह से यह राष्ट्र लंदन का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। लेकिन इतनी दूर तक पहुंचने के लिए लंदन को लगातार ऊर्जा और संसाधनों की आवश्यकता थी और यह ऊर्जा उसे उन्हीं छोटे शहरों को निगल कर मिलती थी जो उसके रास्ते में आते थे। आज भी लंदन शिकार की तलाश में निकला हुआ था और उसका निशाना कुछ छोटे कस्बे थे। अचानक एक छोटे शहर के लाउडस्पीकर से चेतावनी प्रसारित हुई। लोगों को तुरंत सभी व्यापारिक गतिविधियां रोकने के लिए कहा गया। दूर क्षितिज पर उन्हें एक विशालकाय आकृति दिखाई दी जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। लोग घबराकर अपने अपने घरों की ओर भागने लगे। ये एक अस्थायी बाजार था जहां कई छोटे चलायमान कस्बे एक साथ जुड़े हुए थे। चेतावनी मिलते ही सभी ने अपने स्टॉल समेटने शुरू कर दिए। कुछ ही पलों में वे एक दूसरे से अलग होने लगे। लोहे के विशाल जोड़ टूटे और पूरा समूह अलग अलग शहरों में बंट गया। फिर हर शहर के इंजन चालू हुए। काले धुएं के गुब्बार आसमान में उठने लगे और सभी शहर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। लेकिन तभी एक खनन शहर की किस्मत खराब
निकली। उसका इंजन अचानक खराब हो गया। अब वह सीधे उस विशाल शिकारी के सामने फंस चुका था। पीछे से हजारों मीटर ऊंचा लंदन गरजता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। खनन शहर के लोग घबराकर इंजन की मरम्मत में जुट गए। लंदन के कमांडर ऊपर खड़े होकर यह सब शांत भाव से देख रहे थे। दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक्शन शहर के रूप में लंदन छोटे शहरों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वह पहले ही दर्जनों शहरों को निगलकर अपने अंदर समाहित कर चुका था। इसी बीच लंदन के विशाल जबड़े जैसे द्वार खुल गए और वह अपने शिकार को निगलने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार खनन शहर का इंजन चल पड़ा। शहर के मेयर ने तुरंत दिशा बदली और अंतिम क्षणों में लंदन के विशाल दांतेदार पहियों के नीचे कुचले जाने से बचते हुए तेजी से भाग निकला। दोनों के बीच का अंतर साफ दिखाई दे रहा था। खनन शहर जमीन पर दौड़ती एक चींटी जैसा लग रहा था, जबकि उसके पीछे लंदन एक चलते फिरते पर्वत जैसा दिखाई दे रहा था। लंदन के नागरिक ऊंचे मंचों पर चढ़कर उत्साह से चिल्ला रहे थे। उनके लिए यह किसी खेल से कम नहीं था। वे इस शिकार का आनंद ले रहे थे क्योंकि खनन शहर में मौजूद कोयला और इस्पात लंदन को लगभग एक सप्ताह तक ऊर्जा प्रदान कर सकता था। पीछा कर रहे कमांडर ने मेयर को बताया कि किसी भी कीमत पर इस शहर को पकड़ना होगा। आदेश मिलते ही लंदन के इंजनों की शक्ति और बढ़ा दी गई। दूसरी तरफ खनन शहर भी अपनी पूरी क्षमता से भाग रहा था। वह रास्ते में पड़े विशाल गड्ढों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। कई यांत्रिक हिस्से टूटकर गिर गए, लेकिन रुकना मौत को बुलाने जैसा था। फिर भी दोनों के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही थी। आखिरकार मेयर ने एक कठिन फैसला लिया। उसने आदेश दिया कि शहर में जमा किए गए 75 टन पत्थरों को बाहर फेंक दिया जाए। सालों की मेहनत से इकट्ठा किए गए संसाधन कुछ ही मिनटों में बर्बाद कर दिए गए, लेकिन इसका असर हुआ। शहर का वजन काफी कम हो गया और उसकी गति बढ़ गई। अब वह लंदन से कुछ दूरी बनाने में सफल हो गया। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, मगर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। लंदन अब भी उनका पीछा कर रहा था और किसी भी हालत में हार मानने को तैयार नहीं था। तभी मेयर की नजर सामने मौजूद एक संकरे पहाड़ी दर्रे पर पड़ी। वह इतना छोटा था कि शायद उनका शहर उसमें छिप सकता था। उम्मीद की एक किरण देखते ही मेयर ने तुरंत दिशा बदल दी और पूरे शहर को उस संकरे घाटी मार्ग की ओर मोड़ दिया। संकरी घाटी वास्तव में लंदन जैसे विशाल शहर के लिए पार करना लगभग असंभव रास्ता थी, लेकिन मेयर को यह अंदाजा नहीं था कि सामने पहियों से बना एक विशाल गड्ढा उनका रास्ता रोक कर खड़ा है। सौभाग्य से उन्होंने समय रहते उसे देख लिया और तुरंत दिशा बदल दी, जिससे पूरा शहर खाई में गिरने से बच गया। लेकिन इस खतरनाक मोड़ का भारी नुकसान हुआ। पहले से ही जर्जर हो चुका खनन शहर अब टूटने लगा। दीवारों के सहारे एक एक करके टूटने लगे। पानी की टंकी एक ओर झुक गई और कुछ पहिए तक अपनी जगह से निकलकर दूर जा गिरे। लंदन को यही मौका चाहिए था। तुरंत आदेश दिया गया और लंदन शहर से 4 विशाल हुक वाले केबल दागे गए। वे हवा को चीरते हुए सीधे खनन शहर तक पहुंचे। हर हुक इतनी सटीकता से लगा कि उसने दीवारों को भेदते हुए अपने लक्ष्य को जकड़ लिया। अब खनन शहर पूरी तरह फंस चुका था। वहाँ के लोगों के चेहरों पर निराशा छा गई। दूसरी ओर लंदन के ऊंचे वर्ग के लोग खुशी से चिल्लाने लगे। उनके लिए यह किसी मनोरंजन से कम नहीं था। कमजोर का शक्तिशाली द्वारा निगल लिया जाना उनके लिए सिर्फ एक खेल था। शिकार पकड़ लिया गया था। अब भोजन का समय था। लंदन ने फिर से अपना विशाल जबड़ा खोल दिया। खनन शहर ने जितनी कोशिश की वह बेकार साबित हुई। धीरे धीरे रस्सियों के सहारे उसे खींचकर अंदर ले जाया गया और वह पूरी तरह लंदन का हिस्सा बन गया। पश्चिमी ट्रैक्शन शहरों की दुनिया में ऐसा दृश्य लगभग हर दिन देखने को मिलता था। लंदन के अंदर पहुंचते ही घोषणा होने लगी। खनन शहर के सभी निवासियों को बाहर निकलने का आदेश दिया गया। उनसे उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई और लंबी कतारों में खड़ा करके जांच की गई। इसके बाद उन्हें उनकी उपयोगिता के अनुसार बांट दिया गया। कुछ को मजदूर बनाया गया, जबकि बाकी को सबसे निचले स्तर के गुलामों की तरह जीवन बिताने के लिए भेज दिया गया। शहर द्वारा कब्जे में ली गई चीजों की छंटाई शुरू हुई। जो वस्तुएं उपयोगी थीं, उन्हें दोबारा इस्तेमाल के लिए रख लिया गया। कुछ ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को संग्रहालय भेज दिया गया। बाकी बेकार सामान को सीधे भट्टियों में झोंक दिया गया ताकि वह ईंधन बनकर लंदन को चलाता रहे। इसी शहर में टॉम नाम का एक युवा इतिहासकार और पुरातत्व विशेषज्ञ रहता था। वह उन गिने चुने लोगों में था जो युद्ध और हिंसा से नफरत करते थे। टॉम ब्रिटिश म्यूजियम में काम करता था और पुराने युग की तकनीकों तथा मशीनों का अध्ययन करना उसे बेहद पसंद था। उस दिन संग्रहालय के निदेशक ने उसे एक विशेष काम सौंपा था। एक महत्वपूर्ण मेहमान कैथरीन की मेजबानी करना। कैथरीन पुराने युग के 60 मिनट वाले युद्ध के इतिहास पर शोध कर रही थी। टॉम उसे अपने कार्यक्षेत्र में ले गया और दोनों बातचीत करने लगे। जल्द ही उसे पता चला कि कैथरीन भी युद्ध और विनाश से उतनी ही नफरत करती है जितनी वह। टॉम ने उसे अपने निजी संग्रह में छिपाकर रखी हुई कई पुरानी तकनीकी वस्तुएं और हथियार
हथियारों के हिस्से भी दिखाए। उसने बताया कि जब लंदन अगली बार दलदली इलाकों से गुजरेगा तो वह इन खतरनाक प्राचीन तकनीकों को चुपचाप जमीन में दफना देगा ताकि कोई उनका दुरुपयोग न कर सके। इसके बाद वह कैथरीन को अपने वास्तविक कार्यस्थल पर ले गया। हर बार जब लंदन किसी छोटे शहर को निकलता था, टॉम कब्जे में ली गई वस्तुओं की जांच करता था। जो चीजें ऐतिहासिक महत्व रखती थीं, उन्हें संग्रहालय में सुरक्षित रखता था ताकि वे गलती से ईंधन बनकर नष्ट न हो जाएं। इस बार भी उसे खोजबीन के दौरान एक पुराना टोस्टर मिल गया जिसे देखकर वह खुश हो गया। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित व्यक्ति वहां आ पहुंचा। यह था लंदन का प्रसिद्ध कमांडर थेडियस वैलेंटाइन। टॉम को तब पता चला कि कैथरीन दरअसल वैलेंटाइन की बेटी थी। हालांकि वैलेंटाइन को टोस्टर जैसे पुराने घरेलू उपकरणों में कोई रुचि नहीं थी। उसकी दिलचस्पी उन तकनीकी पुर्जों में थी जो प्राचीन क्वांटम हथियारों का हिस्सा रहे थे। ऐसे ही हथियारों ने हजारों साल पहले पृथ्वी को तबाह कर दिया था। इतिहास का जानकार होने के कारण टॉम जानता था कि ये तकनीकें कितनी खतरनाक हैं। इसलिए जब भी उसे ऐसे पुर्जे मिलते, वह उन्हें गुप्त रूप से छिपा देता और बाद में नष्ट कर देता था। लेकिन वैलेंटाइन को इस बात की कोई खबर नहीं थी। कुछ देर बाद वह नीचे जाकर नए पकड़े गए खनन शहर के लोगों को संबोधित करने लगा। उसका व्यवहार बेहद मित्रवत दिखाई देता था। वह खुद को जनता का हितैषी दिखाता था और लंदन के अधिकांश लोग उसे एक महान नायक मानते थे। लेकिन उसके भीतर एक खतरनाक महत्वाकांक्षा छिपी हुई थी। वह प्राचीन विनाशकारी हथियार मेडुसा को फिर से सक्रिय करना चाहता था ताकि पूरी दुनिया पर राज्य कर सके और अपने सभी दुश्मनों का अंत कर दे। वह जोशीला भाषण देकर नए गुलाम बनाए गए लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। तभी भीड़ में खड़ी एक नकाबपोश लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके हाथ में एक चमकता हुआ चाकू था। वैलेंटाइन ने उसे देखा और उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। ऐसा लग रहा था मानो वह उस लड़की को पहचान गया हो। लड़की अचानक उस पर हमला करने के लिए झपट्टी, लेकिन ठीक उसी समय टॉम बीच में आ गया और उसने उसे रोक लिया। संघर्ष के दौरान जब टॉम ने उसका हथियार छीनने की कोशिश की तो अनजाने में उसका नकाब भी उतर गया। नकाब हटते ही एक युवा लड़की का चेहरा दिखाई दिया जिसके गाल पर एक गहरा और भयानक निशान था। टॉम कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। उधर लड़की समझ चुकी थी कि बदला लेने का मौका हाथ से निकल रहा है। उसने तुरंत टॉम को धक्का देकर गिराया और भाग खड़ी हुई। कुछ ही पलों में सैनिक भी वहां पहुंच गए। हत्या का प्रयास विफल हो चुका था। लड़की जान बचाने के लिए भागती हुई कबाड़ और कचरे वाले क्षेत्र में पहुंच गई। टॉम भी सच्चाई जानने की चाह में उसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन लड़की भागते भागते उस हिस्से में घुस गई जहां पकड़े गए खनन शहर को विशाल आरी और मशीनों से काटा जा रहा था। विशाल यांत्रिक ब्लेड धीरे धीरे पूरे शहर को टुकड़ों में बांट रहे थे। उन विशाल मशीनों के सामने दोनों इंसान बेहद छोटे दिखाई दे रहे थे। एक छोटी सी गलती का मतलब निश्चित मौत था। लड़की को अपने पुराने शहर की बनावट अच्छी तरह याद थी, इसलिए वह तेजी से रास्ते बदलती हुई आगे बढ़ती रही। वह घूमते गैरों और उड़ती चिंगारियों से बचती हुई परिचित गलियों में दौड़ रही थी। लेकिन टॉम उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे इलाके की जानकारी भले ही कम थी, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने लड़की को नजर से ओझल होने दिया तो शायद खुद भी जीवित नहीं बच पाएगा। काफी मुश्किल से वह एक ऊंचे प्लेटफॉर्म से नीचे कूदा, लेकिन तभी उसके सामने एक विशाल घूमता हुआ गियर आ गया जो लोहे की इमारतों को बेरहमी से चबा रहा था। इसी बीच लड़की डिसमेंटलिंग क्षेत्र से बाहर निकल गई और पीछे मुड़कर भारी स्टील का दरवाजा बंद कर दिया। अब टॉम अंदर फंस चुका था। उसके सामने मौत खड़ी थी। घबराकर उसने पूरी ताकत लगाई और आखिरी क्षण में दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलने में सफल हो गया। बाहर निकलते ही वह फ्यूल सेक्शन में पहुंचा। यहीं उन शहरों के बचे हुए हिस्सों को भट्टियों में झोंका जाता था ताकि वे ईंधन बनकर लंदन को ऊर्जा दे सकें। उधर लड़की लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन मोड़ पर पहुंचते ही उसने देखा कि वैलेंटाइन लिफ्ट से नीचे उतर चुका है और उसका रास्ता लगभग बंद हो गया है। अब वह पूरी तरह घबरा गई। बचने की कोशिश में वह और अंदर की ओर भागी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह एक बंद रास्ते में पहुंच चुकी है। यह लंदन का विशाल कचरा निपटान केंद्र था। हर दिन शहर का सारा कचरा और गंदगी एक विशाल निकासी पाइप के जरिए नीचे धरती पर फेंकी जाती थी। लड़की ने समझ लिया कि यही उसका आखिरी मौका है। बिना एक पल घुमाए वह पाइप में कूदने ही वाली थी कि अचानक पीछे से टॉम ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। लड़की जानती थी कि अगर वह वैलेंटाइन के हाथ लग गई तो उसका बचना नामुमकिन होगा। उसने टॉम को चेतावनी दी कि उसे छोड़ दे और इस मामले से दूर रहे। उसने कहा कि वैलेंटाइन वैसा इंसान नहीं है जैसा दुनिया उसे समझती है। अगर टॉम ने सच जान लिया तो वैलेंटाइन उसे भी बिना किसी हिचकिचाहट के मरवा देगा। असल में लड़की बदला लेने आई थी। यह कहकर उसने टॉम की पकड़ छुड़ाई और नीचे गिर गई। कुछ देर बाद वैलेंटाइन भी वहां पहुंच गया। जब उसने देखा कि लड़की नीचे गिर चुकी है तो उसके चेहरे पर राहत के भाव आ गए। वह वापस जाने ही वाला था कि टॉम ने अनजाने में लड़की की कही बात उसे बता दी। उसने क्या कहा था टॉम? टॉम ने जवाब दिया। उसका कहना था कि आपने उसकी माँ की हत्या की है। यह सुनते ही वैलेंटाइन के चेहरे का रंग बदल गया। क्या बेहुदा आरोप है? टॉम घबराकर माफी मांगने लगा,
लेकिन वैलेंटाइन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। अचानक उसने टॉम के पीछे लगी रेलिंग पर जोरदार लात मारी। रेलिंग टूट गई और इससे पहले कि टॉम कुछ समझ पाता, वैलेंटाइन ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अब यह लगभग साफ हो चुका था कि लड़की सच बोल रही थी और वैलेंटाइन किसी बड़े अपराध को छिपा रहा था। कुछ समय बाद कैथरीन सैनिकों के साथ वहां पहुंची। वैलेंटाइन ने पूरी सहजता से अपनी बेटी से कहा कि टॉम और वह लड़की आपस में लड़ते हुए दुर्घटनावश नीचे गिर गए। लेकिन कैथरीन की नजर सामने खड़े टॉम के दोस्त बेविस पर पड़ी। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी। फिर भी वैलेंटाइन पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुआ। उसने हवाई टोही विमानों को पूरे इलाके की तलाशी लेने का आदेश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टॉम और लड़की जीवित न बचे हों। सौभाग्य से लड़की काफी सतर्क थी। वह एक छिपे हुए कोने में दुबकी रही, इसीलिए टोही विमान उसे नहीं देख पाए। जब विमान दूर चले गए तभी वह बाहर निकली। इतना ही नहीं, उसने बेहोश पड़े टॉम को भी छिपा दिया ताकि वह भी खोजी दल की नजरों से बच सके। हालांकि जाते जाते उसने टॉम की जेब से पैसे और उसका चाकू निकाल लिया। कुछ देर बाद टॉम को होश आया। उसने देखा कि लड़की हाथ में चाकू लिए उसके सामने खड़ी है, लेकिन वह कुछ कहे बिना वहां से जाने लगी। टॉम पूरी तरह उलझन में था। लड़की ने कहा कि टॉम को उसके पीछे कूदना ही नहीं चाहिए था। तभी टॉम को अचानक याद आया कि वह खुद नहीं कूदा था, बल्कि वैलेंटाइन ने उसे धक्का दिया था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, लड़की अचानक गुस्से से भड़क उठी। उसने बताया कि वह कई महीनों तक खनन शहर में छिप कर रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने दुश्मन के करीब पहुंचने का मौका पाया था। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन आखिरी समय पर टॉम ने आकर सब बर्बाद कर दिया। टॉम को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उसे दोनों के बीच की दुश्मनी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लड़की का मन तो कर रहा था कि वह सारा गुस्सा उसी पर निकाल दे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। वे दोनों खतरनाक उजाड़ भूमि में फंसे हुए थे, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया और अकेले आगे बढ़ गई। दूसरी ओर टॉम ने कभी लंदन शहर के बाहर कदम तक नहीं रखा था। उसे धरती पर जीवित रहने का कोई अनुभव नहीं था। मजबूर होकर वह लड़की के पीछे पीछे चलने लगा और उससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती थी। वह विशाल पहियों द्वारा बनाई गई गहरी खाइयों के किनारे किनारे आगे बढ़ती रही। उसका नाम हेस्टर शॉ था। बचपन से ही अनाथ रहने के कारण उसने कठिन परिस्थितियों में जीना सीखा था। उसे अच्छी तरह पता था कि रात के समय उजाड़ भूमि कितनी खतरनाक हो जाती है। उसने टॉम को समझाया कि वे आग नहीं जला सकते, क्योंकि आसपास घूमने वाले लुटेरे और गुलाम शिकारी उन्हें देख लेंगे, इसलिए उन्हें आसपास उपलब्ध साधनों से ही पानी और भोजन का इंतजाम करना होगा। टॉम ये सब सुनकर घिन से भर गया। हेस्टर ने उसे पानी जुटाने का एक तरीका बताया, लेकिन टॉम जैसा आरामदायक जिंदगी जीने वाला इंसान ऐसी चीजों का आदी नहीं था। उसी दौरान हेस्टर ने अपनी जेब से एक पुराना ब्रेड का टुकड़ा निकाला और खाने लगी। टॉम उसे लालच भरी नजरों से देखने लगा। यह देखकर हेस्टर ने बचा हुआ हिस्सा उसकी ओर फेंक दिया। टॉम ने पैकेट देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। ब्रेड की एक्सपायरी तारीख लगभग 1600 साल पुरानी थी। वह पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन हेस्टर ने हंसते हुए कहा कि इससे कोई नहीं मरता। उसने मजाक में कहा कि पुराने जमाने के लोग अपने खाने में इतने प्रिजर्वेटिव मिलाते थे कि हजारों साल बाद भी वह खराब नहीं होता। आखिरकार भूख से मजबूर होकर टॉम ने ब्रेड का एक टुकड़ा खाया और हैरानी से महसूस किया कि वह अभी भी खाने लायक थी। रात गहराने लगी। अचानक हेस्टर एक बुरे सपने से जाग गई। उसी समय उसे टॉम की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। टॉम ने दूर एक चलता फिरता व्यापारिक शहर देखा था और मदद की उम्मीद में आवाजें लगा रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रात में घूमने वाले अधिकांश शहर व्यापारी नहीं बल्कि इंसानों का शिकार करने वाले गिरोह होते हैं। ये लोग अकेले यात्रियों को पकड़कर गुलाम बना लेते थे और बाद में उन्हें बाजारों में बेच देते थे। हेस्टर ने खतरा भांप लिया। दोनों तुरंत एक खाई में छिप गए और अंधेरे का फायदा उठाकर बच निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऊपर चढ़ते समय टॉम का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। उसे बचाने के प्रयास में हेस्टर के पैर में एक भाला आकर लगा और उसकी टांग घायल हो गई। भीषण दर्द के बावजूद उसने टॉम से भागने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही टॉम पीछे मुड़ा, हेस्टर गायब हो चुकी थी। अब वह अकेला था। उसके सामने विशाल पहियों वाला एक शिकारी वाहन तेजी से बढ़ रहा था। डर के मारे वह पीछे हटने लगा। तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अचानक नीचे से एक बुजुर्ग दंपत्ति ने उसे पकड़ लिया और सुरक्षित अंदर खींच लिया। उन्होंने तुरंत एक पेरिस्कोप जैसी दूरबीन निकाली और आसपास का निरीक्षण करने लगे। जब उन्हें यकीन हो गया कि शिकारी दूर जा चुके हैं, तब उन्होंने अपने वाहन का इंजन चालू किया। यह एक अजीब सा चलायमान सरायनुमा वाहन था जो किसी विशाल कनखजूरा या सेंटीपीड जैसा दिखाई देता था। वृद्ध दंपत्ति ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने वादा किया कि वे टॉम और हेस्टर को नजदीकी व्यापारिक शहर तक पहुंचा देंगे। उन्होंने दोनों को आराम करने के लिए एक कमरा भी दिया। हालांकि वह कमरा किसी आरामदायक कमरे से ज्यादा जेल की कोठरी जैसा दिखाई देता था। उधर लंदन में कैथरीन ने टॉम के दोस्त बेविस को ढूंढ निकाला। उसने उससे पूछा कि उसने उस दिन क्या देखा था। बेविस ने सारी सच्चाई बता दी। सच्चाई सुनकर कैथरीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेविस ने आगे बताया कि उसका पिता वैलेंटाइन लंबे समय से
सभी लोगों से झूठ बोल रहा है। वह कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा है। उसने यह भी बताया कि चर्च के अंदर गुप्त रूप से कोई रहस्यमय निर्माण कार्य चल रहा है। कई बार उसने अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ इतनी कड़ी सुरक्षा थी कि वह कभी सफल नहीं हो पाया। कैथरीन ने कहा कि शायद वह किसी तरीके से अंदर जाने में उसकी मदद कर सकती है। इसी बीच लंदन के संसाधन तेजी से खत्म होते जा रहे थे और मेयर बेहद चिंतित था। वैलेंटाइन दावा कर रहा था कि वह शहर के लिए एक नई ऊर्जा परियोजना पर काम कर रहा है जो लंदन की सभी समस्याएं हल कर देगी। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयावह थी। वह दुनिया को तबाह कर देने वाले उसी प्राचीन क्वांटम हथियार मेडुसा को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रहा था और अब उसका प्रोजेक्ट लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका था। बस उसे पर्याप्त मात्रा में प्राचीन तकनीकी पुर्जों की जरूरत थी। अगर वैलेंटाइन को पर्याप्त मात्रा में प्राचीन तकनीकी पुर्जे मिल जाते तो वह आखिरकार मेडुसा नामक उस महाविनाशकारी हथियार को पूरी तरह मरम्मत करके फिर से सक्रिय कर सकता था। उसकी योजना बेहद खतरनाक थी। मेडुसा के तैयार होते ही वह विशाल ढाल दीवार के पीछे बसे पर्वतीय राष्ट्र पर हमला करने वाला था। उस राष्ट्र के संसाधनों पर कब्जा करके वह लंदन शहर को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता था। इसके बाद उसका अंतिम लक्ष्य पूरी दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करना था। कई साल पहले हेस्टर की माँ के पास एक बेहद महत्वपूर्ण वस्तु थी। वैलेंटाइन ने उसी वस्तु को छीनने के लिए उसकी हत्या की थी। वह वस्तु दरअसल मेडुसा हथियार को नियंत्रित करने वाला मुख्य नियंत्रण यंत्र था। अब वर्षों बाद वैलेंटाइन अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसकी योजना लगभग पूरी हो चुकी थी और सफलता उससे बस एक कदम दूर थी। लेकिन उसके रास्ते में अभी भी एक बड़ी बाधा मौजूद थी, हेस्टर शॉ। वैलेंटाइन अच्छी तरह जानता था कि हेस्टर और टॉम इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हैं। अगर वे जीवित रहे तो कभी भी उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकते थे। समस्या यह थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों को खत्म करने के लिए किसे भेजा जाए। तभी उसके मुख्य वैज्ञानिक को शार्कमूर जेल से एक महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त हुआ। उस संदेश में एक बेहद खतरनाक व्यक्ति का जिक्र था। वह एक स्टॉकर या श्राइकर नाम का शिकारी था जिसके शरीर का अधिकांश हिस्सा मशीनों से बदल दिया गया था। वह आधा इंसान और आधा मशीन बन चुका एक निर्मम इनामी हत्यारा था। वैलेंटाइन को यह विचार पसंद नहीं आया। उसका मानना था कि ऐसे यांत्रिक राक्षसों को नियंत्रित करना लगभग असंभव होता है। वे किसी के वफादार नहीं होते और कभी भी अपने मालिक के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक ने उसे समझाया कि इस मामले में स्थिति अलग है। जेल के रिकॉर्ड के अनुसार पकड़े जाने से पहले वह यांत्रिक शिकारी भी हेस्टर शॉ का पीछा कर रहा था। इसका मतलब था कि उसका लक्ष्य भी वही था जो वैलेंटाइन का था। दोनों हेस्टर को ढूंढना चाहते थे। ये सुनते ही वैलेंटाइन की रुचि बढ़ गई। अगर वह उस यांत्रिक हत्यारे को अपने पक्ष में कर लेता तो हेस्टर और टॉम को ढूंढना और खत्म करना कहीं आसान हो जाता। अपने सभी संभावित खतरों को जड़ से मिटाने के लिए वैलेंटाइन ने तुरंत फैसला लिया। वह स्वयं हजारों मील दूर स्थित समुद्र के बीच बने उस कुख्यात कारागार की ओर रवाना हुआ जहां वह यांत्रिक शिकारी कैद था। उसका उद्देश्य साफ था, उस मशीन जैसे निर्दयी हत्यारे को अपने साथ मिलाना और हेस्टर शॉ को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए उससे सौदा करना। समुद्र के बीचों बीच स्थित एक साधारण सी दिखने वाली जेल के भीतर एक बेहद खास कैद खाना मौजूद था। यह कोई आम जेल नहीं थी। यहाँ एक विशेष कैदी को बंद रखा गया था जिसके लिए अत्यंत मजबूत मिश्र धातु से बना एक विशाल धातु पिंजरा तैयार किया गया था। उस पिंजरे के अंदर कैद था शिकारी शहरों के युग का सबसे खतरनाक और निर्दयी यांत्रिक राक्षस। उसकी मौजूदगी इतनी भयावह थी कि मोटी इस्पाती दीवारों के पार भी उसका आतंक महसूस किया जा सकता था। कहा जाता था कि वह दुनिया के विनाश से पहले बनाया गया एक संशोधित मानव था। उसका शरीर लगभग पूरी तरह मशीनों में बदल चुका था और उसके पास लगभग अमर होने जैसी क्षमता थी। लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह वर्षों से केवल एक ही व्यक्ति का पीछा कर रहा था, हेस्टर शॉ। वैलेंटाइन जानता था कि अगर हेस्टर जीवित रही तो वह किसी भी समय उसकी पूरी योजना को नष्ट कर सकती है। इसलिए उसने जोखिम उठाते हुए उस यांत्रिक राक्षस के साथ सौदा करने का फैसला किया। वैलेंटाइन ने उससे कहा कि अगर वह हेस्टर को ढूंढकर खत्म कर दे तो बदले में वह उसे इस अभेद्य जेल से आजाद कर देगा। दोनों के बीच समझौता हो गया। समझौते के तुरंत बाद वैलेंटाइन अपने हवाई जहाज में सवार हुआ और आसमान की ओर उड़ गया। फिर उसने समुद्र के बीच स्थित उस जेल पर हमला शुरू कर दिया। तोपों से दागे गए गोले जेल की विशाल संरचना से टकराने लगे। मकड़ी जैसी आकृति वाली वह जेल धीरे धीरे झुकने लगी और समुद्र की ओर गिरने लगी। इसके बाद निशाना बनाया गया उस विशेष धातु पिंजरे को जिसमें यांत्रिक राक्षस कैद था। एक शक्तिशाली विस्फोट ने उस अभेद्य कैद खाने में बड़ा छेद कर दिया। जैसे ही पिंजरा समुद्र में डूबने लगा, अंदर कैद राक्षस ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में भयावह हरी रोशनी चमकने लगी। क्षण भर बाद उसने अपने नंगे हाथों से धातु को फाड़ डाला और बाहर निकल आया। वैलेंटाइन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। धीरे धीरे वह राक्षस समुद्र की गहराइयों से निकलकर सतह पर आया।
सदियों की कैद के बाद मिली आजादी ने उसके भीतर दबे हुए क्रोध को जगा दिया। उसने आसमान की ओर देखकर एक भयानक गर्जना की। उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, हेस्टर शॉ को ढूंढना। उधर हेस्टर और टॉम उस बुजुर्ग दंपत्ति द्वारा बचाए जाने के बाद पहली बार चैन से बैठे थे। टॉम ने अपनी पिछली गलतियों के लिए हेस्टर से माफी मांगी। तब जाकर हेस्टर ने उसे अपने अतीत की पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि उसकी माँ एक प्रतिभाशाली पुरातत्वविद थी। जब तक हेस्टर 8 साल की थी, वह अपनी माँ के साथ एक शांत और खुशहाल जीवन जी रही थी। उसकी माँ दुनिया भर में घूमकर प्राचीन सभ्यता की तकनीकों और अवशेषों की खोज करती थी। उन दिनों वैलेंटाइन भी अक्सर उनसे मिलने आया करता था। वह उनकी खोजी हुई प्राचीन तकनीकों में बहुत रुचि लेता था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। हेस्टर की माँ को अमेरिका के खंडहरों में एक रहस्यमयी धातु का बक्सा मिला। उसी बक्से को लेकर उनके और वैलेंटाइन के बीच विवाद शुरू हो गया। वैलेंटाइन उस वस्तु को हर कीमत पर हासिल करना चाहता था। आखिरकार उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। जब हालात बेहद गंभीर हो गए तो हेस्टर की माँ ने एक आंख के आकार वाला चाबी जैसा लॉकेट अपनी बेटी को दे दिया और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसे हमेशा अपने पास रखना। इसके तुरंत बाद वैलेंटाइन ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। छोटी हेस्टर ने अपनी माँ को मरते देखा और गुस्से में वैलेंटाइन पर झपट पड़ी, लेकिन वैलेंटाइन ने मुड़कर उसके चेहरे पर चाकू से वार कर दिया। उस वार ने उसके चेहरे पर गहरा और स्थायी निशान छोड़ दिया। माँ की अंतिम कोशिशों की बदौलत हेस्टर वहाँ से भाग निकलने में सफल हो गई और किसी तरह अपनी जान बचा ली। तभी से वह वर्षों तक बदला लेने का मौका तलाशती रही। अपनी कहानी खत्म करने के बाद हेस्टर को लगा था कि अब शायद उनकी किस्मत बदल रही है, लेकिन इस क्रूर दुनिया में भरोसा करना सबसे बड़ी गलती थी। अगली सुबह टॉम की आंख खुली तो उसे कुछ अजीब लगा। गाड़ी उस दिशा में नहीं जा रही थी जहाँ जाने की बात कही गई थी। उसे शक हुआ और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उसी समय बाहर से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। वे कथित मददगार बुजुर्ग दरअसल इंसानों की तस्करी करने वाले गिरोह का हिस्सा थे। टॉम ने भागने का रास्ता खोजने के लिए चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे फर्श में एक लोहे की प्लेट दिखाई दी। उसे लगा कि शायद यही उनकी मुक्ति का रास्ता है, लेकिन जब उसने प्लेट उठाकर नीचे देखा तो उसका दिल बैठ गया। गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। नीचे जमीन लगभग 6 मीटर दूर थी और चारों ओर नुकीले लोहे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। अगर वे कूदते तो निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाते या मर जाते, और हेस्टर तो पहले से ही घायल थी। ऐसी हालत में उसके लिए कूदना लगभग असंभव था। दोनों कोई रास्ता सोच ही रहे थे कि तभी वाहन अचानक रुक गया। अब भागने का समय निकल चुका था। उन्हें गुलामों के बाजार में लाया जा चुका था। नीलामी शुरू हुई। एक खरीदार हेस्टर को खरीदना चाहता था, लेकिन तभी नीलामी संचालक ने उसे ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह लंदन द्वारा भारी इनाम के साथ वांछित घोषित की गई व्यक्ति थी। यह समझते ही उसने कीमत कई गुना बढ़ा दी और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो वह उसे पकड़कर सीधे लंदन भेज देगा। तभी अचानक एक छोटे बालों वाली रहस्यमयी महिला सामने आई। उसने बिना कोई चेतावनी दिए अपनी बंदूक निकाली और नीलामी संचालक को गोली मार दी। एक ही पल में पूरा बाजार अफरा तफरी में बदल गया। लोग इधर उधर भागने लगे। वह महिला जबरदस्त निशानेबाज थी। जो भी उसके सामने आया वह उसकी गोलियों का शिकार बन गया। लड़ते हुए वह लगातार हेस्टर और टॉम को भागने के लिए कहती रही। हेस्टर को समझ आ गया कि यह महिला खास तौर पर उसे बचाने आई है। उसने तुरंत एक पिस्तौल उठाई और टॉम की हथकड़ियां तोड़ दी। फिर दोनों वहाँ से भाग निकले। गुलाम बाजार की पूरी व्यवस्था टूट चुकी थी। आसपास मौजूद लुटेरे और कबाड़ी भी मुसीबत से बचने के लिए अपने अपने चलायमान शहर लेकर भागने लगे। हेस्टर और टॉम विशाल पहियों और मशीनों के बीच से रास्ता बनाते हुए दौड़ रहे थे। एक छोटी सी गलती उन्हें उन पहियों के नीचे कुचल सकती थी, लेकिन तभी उनके पीछे से एक डरावनी गर्जना सुनाई दी। यांत्रिक राक्षस उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच चुका था। जैसे ही हेस्टर ने उसे देखा, उसके चेहरे पर पहली बार असली डर दिखाई दिया। उस बाजार के सभी तस्कर और अपराधी भी उसके सामने कुछ नहीं थे। वास्तविक खतरा वही यांत्रिक शिकारी था। ऐसा लग रहा था कि हेस्टर और उस राक्षस के बीच अतीत में कोई गहरा संबंध या समझौता रहा था। हेस्टर बिना समय गंवाए टॉम का हाथ पकड़कर भागने लगी। वह जानती थी कि उस राक्षस की ताकत कितनी भयावह है। दोनों तेजी से भागते हुए एक विशाल यांत्रिक पहिए पर चढ़ गए और अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। दोनों तेजी से विशाल पहियों पर चढ़ते हुए ऊपर बने एक चलायमान कस्बे की ओर भागे। उन्हें लगा कि शायद वे यांत्रिक राक्षस से बच निकलेंगे, लेकिन वह जरा भी घबराया नहीं। वह ऐसे आराम से उनकी ओर बढ़ रहा था जैसे कोई बिल्ली अपने शिकार बने चूहे के साथ खेल रही हो। उधर हेस्टर और टॉम के पास रुकने का समय नहीं था। वे घूमते हुए विशाल पहिए पर दौड़े और पूरी ताकत से छलांग लगाकर आखिरकार ऊपर बने प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। यांत्रिक राक्षस भी ठीक उसी रास्ते से उनका पीछा करते हुए ऊपर आ चुका था। फर्क सिर्फ इतना था कि जहां दोनों अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं वह बेहद आसानी और फुर्ती से आगे बढ़ रहा था। कुछ ही क्षणों में उसने उनका रास्ता रोक लिया। अब उनके पीछे गहरी खाई थी और सामने वह भयानक राक्षस।
दोनों के चेहरों पर निराशा साफ दिखाई देने लगी। तभी अचानक आसमान से एक गोला आकर यांत्रिक राक्षस से टकराया और उसे दूर उछाल दिया। इसके साथ ही एक लाल रंग का हवाई जहाज उनके ऊपर आकर मंडराने लगा। ये वही छोटे बालों वाली महिला थी जो समय रहते उनकी मदद के लिए पहुंच गई थी। टॉम ने तुरंत घायल हेस्टर को सहारा दिया और उसे पहले हवाई जहाज पर चढ़ाया, लेकिन जैसे ही उनका लक्ष्य पूरा हुआ, वह महिला टॉम को पीछे छोड़कर उड़ान भरने लगी। आखिरी क्षण में हेस्टर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। महिला ने उसे चेतावनी दी थी कि टॉम को छोड़ दो, लेकिन हेस्टर ऐसा नहीं कर सकी। उसने तुरंत एक रस्सी नीचे फेंक दी। टॉम ने छलांग लगाकर उस रस्सी को पकड़ लिया और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक भयानक झटका लगा। हवाई जहाज उड़ने ही वाला था कि यांत्रिक राक्षस ने आगे बढ़कर रस्सी पर पैर रख दिया। फिर उसने अपने दोनों पैर जमीन में जमा लिए और पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगा। उसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि पूरा हवाई जहाज नीचे की ओर खींचने लगा। लग रहा था कि किसी भी पल विमान नियंत्रण खो देगा। स्थिति को गंभीर होते देख छोटे बालों वाली महिला ने एक चाकू निकालकर हेस्टर की ओर फेंका। उसने चिल्लाकर कहा कि रस्सी काट दो और टॉम को छोड़ दो। कुछ पल के लिए हेस्टर दुविधा में पड़ गई। अगर वह रस्सी नहीं काटती तो सभी मारे जा सकते थे, लेकिन अगर रस्सी काट देती तो टॉम की मौत तय थी। आखिरकार उसने अपने दिल की सुनी। उसने रस्सी काटने के बजाय चाकू टॉम की ओर फेंक दिया और कहा कि जल्दी से नीचे वाली रस्सी काटो। टॉम ने समय बर्बाद नहीं किया, वह पूरी ताकत से रस्सी काटने लगा। आखिरी क्षण में रस्सी टूट गई और हवाई जहाज झटके के साथ ऊपर उठ गया। यांत्रिक राक्षस नीचे छूट गया। इस घटना के बाद टॉम और हेस्टर के बीच विश्वास और गहरा हो गया। उधर राक्षस अपनी आंखों के सामने शिकार को भागते देखकर गुस्से से भर उठा। उसने तुरंत उनका पीछा करने का तरीका ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसकी नजर पास खड़े एक छोटे हवाई जहाज पर पड़ी। अब यह साफ था कि हेस्टर और उसके साथियों के पास बहुत कम समय बचा था। उधर उड़ते हुए टॉम ने पूछा कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। महिला ने केवल इतना कहा कि उसके पीछे रहो, बाकी सब वह संभाल लेगी। दरअसल वह महिला एंटी ट्रैक्शन लीग की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। लंदन में उसके सिर पर भारी इनाम रखा गया था और उसकी तस्वीरें हर जगह वांछित अपराधी के रूप में लगी हुई थीं। इसी वजह से टॉम और हेस्टर शुरू में उसे खलनायक समझ बैठे थे, क्योंकि लंदन की प्रचार मशीन हमेशा एंटी ट्रैक्शन लीग को आतंकवादी संगठन बताती थी। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। महिला ने हेस्टर के घायल पैर का इलाज किया और फिर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसका नाम एना था और वह हेस्टर की माँ की सबसे करीबी मित्रों में से एक थी। एना ने बताया कि हेस्टर की माँ की मौत के बाद वह कई वर्षों तक उसकी तलाश करती रही, लेकिन उसे कभी कोई सुराग नहीं मिला। सबको यही लगता था कि हेस्टर भी मर चुकी है। दूसरी ओर लंदन में कैथरीन और बेविस सच्चाई की तलाश में जुटे हुए थे। वे गुप्त रूप से संग्रहालय पहुंचे और वहां से चर्च के भीतर घुसने की योजना बनाई। संग्रहालय के निदेशक ने उन्हें बताया कि टॉम द्वारा छिपाए गए सारे प्राचीन तकनीकी उपकरण वैलेंटाइन जबरन अपने साथ ले गया है। अब निदेशक को भी शक होने लगा था कि वैलेंटाइन कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। उसकी मदद से कैथरीन और बेविस संग्रहालय के गुप्त रास्तों से होते हुए चर्च तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। चर्च के भीतर वैलेंटाइन गुप्त रूप से मेडुसा नामक उसी विनाशकारी क्वांटम हथियार का निर्माण कर रहा था जिसने सदियों पहले दुनिया को तबाह कर दिया था। लेकिन यह सबसे बड़ा झटका नहीं था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वैलेंटाइन ने पहले ही कई अधिकारियों और सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया था। इतना ही नहीं, उसने सीधे लंदन के मेयर की हत्या भी कर दी। कैथरीन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह अपने पिता से जवाब मांगना चाहती थी, लेकिन बेविस ने समय रहते उसे वहां से खींच लिया। उधर एना, हेस्टर और टॉम लगातार 3 दिन और 3 रात तक उड़ते रहे। आखिरकार वे एंटी ट्रैक्शन लीग के मुख्यालय पहुंच गए। यह एक अद्भुत उड़ता हुआ शहर था। असंख्य गुब्बारों, हवाई जहाजों और उड़ने वाले प्लेटफॉर्मों से मिलकर बनी यह आकाशीय नगरी शांति का प्रतीक मानी जाती थी। यहीं से एंटी ट्रैक्शन लीग दुनिया भर की गतिविधियों पर नजर रखती थी और लंदन की हर हरकत की जानकारी जुटाती थी। यहाँ पहुँचने के बाद हेस्टर को आखिरकार अपनी माँ की मौत की पूरी सच्चाई पता चली। उसे बताया गया कि उसकी माँ को एक बेहद खतरनाक प्राचीन वस्तु मिली थी। वैलेंटाइन ने जैसे ही उस वस्तु को देखा, उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वह सत्ता और शक्ति के लालच में अंधा हो गया। हेस्टर की माँ ने खतरे को भांपते हुए एंटी ट्रैक्शन लीग से संपर्क किया था ताकि उस वस्तु को नष्ट किया जा सके, लेकिन उससे पहले ही वैलेंटाइन ने उसकी हत्या कर दी और वह वस्तु अपने कब्जे में ले ली। मरने से पहले हेस्टर की माँ ने एना से कहा था कि अगर उसके साथ कुछ भी हो जाए तो हेस्टर को हर हाल में ढूंढना, क्योंकि केवल वही वैलेंटाइन को रोक सकती है। एना ने हेस्टर से पूछा कि उसे याद है वैलेंटाइन उसकी माँ से क्या लेकर गया था, लेकिन उस समय हेस्टर बहुत छोटी थी। उसे बस इतना याद था कि वह कोई प्राचीन तकनीकी वस्तु थी। तभी वहाँ मौजूद एक दाढ़ी वाले सदस्य ने बताया कि 6 महीने पहले उन्हें सूचना मिली थी कि वैलेंटाइन बड़ी मात्रा में प्राचीन ऊर्जा सेल और तकनीकी पुर्जे खरीद रहा है। ये सुनते ही टॉम का चेहरा बदल गया। उसे अचानक सब समझ में आ गया। उसने तुरंत कागज पर एक विशेष चिन्ह बनाया। जैसे ही हेस्टर ने वह चिन्ह देखा,
उसने उसे पहचान लिया। अब पहेली के सारे टुकड़े जुड़ चुके थे। टॉम ने समझ लिया कि वैलेंटाइन ने हेस्टर की माँ से जो चीज छीनी थी वह कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि एक कंप्यूटर कोर था। यही कोर मेडुसा जैसे क्वांटम हथियार को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक था। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि वैलेंटाइन वर्षों से गुप्त रूप से मेडुसा का पुनर्निर्माण कर रहा था। इसी कारण उसने हेस्टर की माँ की हत्या की थी और बाद में हेस्टर तथा टॉम को भी मरवाने की कोशिश की। अब सबको वैलेंटाइन के अगले कदम का अंदाजा हो गया। उसका लक्ष्य निश्चित रूप से पूर्व का पर्वतीय राष्ट्र था जो हमेशा से शांति और स्वतंत्रता का समर्थक रहा था। तभी एक और बुरी खबर आई। लंदन शहर ने अचानक अपनी दिशा बदल ली थी। अब वह सीधे पूर्व की ओर बढ़ रहा था, सीधे पर्वतीय राष्ट्र की तरफ। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि संग्रहालय में टॉम द्वारा छिपाए गए प्राचीन तकनीकी पुर्जे अनजाने में वैलेंटाइन के काम आ गए थे। उन पुर्जों ने मेडुसा की तकनीकी कमियों को पूरा कर दिया था। इसका मतलब था कि मेडुसा अब पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और वैलेंटाइन का पहला निशाना पर्वतीय राष्ट्र बनने वाला था। अगर अगले कुछ घंटों के भीतर कोई उपाय नहीं निकाला गया तो पूरे राष्ट्र पर एक विनाशकारी आपदा टूट पड़ने वाली थी। ये कहानी उस यांत्रिक राक्षस की है जिसे लगभग 1600 साल पहले वैज्ञानिकों ने बनाया था। आज तक कोई नहीं जानता कि उसके शरीर को चलाने वाली ऊर्जा आखिर क्या थी। धरती के विनाश के बाद बीते 1600 वर्षों तक वह दुनिया भर में भटकता रहा और टूटे फूटे प्राचीन पुर्जे इकट्ठा करता रहा। फिर एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। दलदली इलाके में उसे एक छोटी बच्ची मिली। उसी समय उसने उस बच्ची के गले से गिरने वाला आंख के आकार का लॉकेट भी पकड़ लिया। उसे नहीं पता था कि वह लॉकेट क्या है, लेकिन फिर भी वह बच्ची और लॉकेट दोनों को अपने साथ ले गया। हैरानी की बात यह थी कि वह भयानक दिखने वाला यांत्रिक राक्षस उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालने लगा। बच्ची भूख से न मर जाए इसलिए वह हजारों साल पुराने डिब्बा बंद खाने से उसका पालन पोषण करता था। वह उसके लिए खिलौने भी बनाता था और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। हालांकि उसके बनाए खिलौने काफी डरावने होते थे। उसकी चमकती हुई हरी आंखों और लोहे के शरीर को देखकर बच्ची अक्सर घबरा जाती थी। समय बीतता गया, राक्षस पुराने पुर्जे जुटाता रहा और बच्ची धीरे धीरे उसे अपनी दुनिया का इकलौता परिवार मानने लगी। एक दिन उसे कबाड़ में एक पुरानी तस्वीर मिली। उस तस्वीर में एक लाल टोपी पहने छोटा बच्चा और एक आदमी दिखाई दे रहे थे। इसके बाद उसने देखा कि यांत्रिक राक्षस ने एक लाल टोपी वाला गुड्डा बनाया है। तभी उसे एहसास हुआ कि यह राक्षस हमेशा से मशीन नहीं था, कभी वह भी एक इंसान था। उसकी मृत्यु के बाद उसे मशीनों से जोड़कर एक घातक हत्यारे में बदल दिया गया था। उससे उसकी भावनाएं छीन ली गई थीं। लेकिन जब उसने उस बच्ची को अपनाया तो धीरे धीरे उसके भीतर इंसानियत फिर जागने लगी। उसके पास दिल नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक दयालु आत्मा अब भी मौजूद थी। अपनी असली बेटी की यादें उसके दिमाग में कहीं न कहीं अभी भी जीवित थीं। कभी वह एक प्यार करने वाला पिता था और उसी भावना के कारण उसने उस अनाथ बच्ची को अपनी संतान की तरह पालना शुरू कर दिया। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि हेस्टर थी। देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। यांत्रिक पिता ने अपनी अनोखी ममता के साथ हेस्टर को बड़ा किया, लेकिन उसने हमेशा महसूस किया कि हेस्टर के दिल में गहरा दुख छिपा हुआ है। वह अपनी माँ की मौत की यादों से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसे हर समय उदास देखकर यांत्रिक पिता ने फैसला किया कि वह हेस्टर के सारे दुख हमेशा के लिए खत्म कर देगा। काफी सोच विचार के बाद उसे एक समाधान सूझा। उसने वर्षों से जमा किए गए पुर्जों से हेस्टर के लिए एक नया यांत्रिक शरीर बनाना शुरू किया। उसकी योजना थी कि हेस्टर को भी अपने जैसा अमर यांत्रिक प्राणी बना दिया जाए, तब वह कभी नहीं मरेगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन इस प्रक्रिया के लिए पहले हेस्टर के मानव शरीर का अंत करना पड़ता। उसके बाद उसकी चेतना को मशीन में स्थानांतरित किया जाता। रूपांतरण के बाद उसका मांस और हड्डियां इस्पात से बदल जाती, नसों की जगह तार ले लेते और वह अत्यंत शक्तिशाली बन जाती। साथ ही उसके सारे दर्दनाक अनुभव और दुख भरी यादें मिट जाती। वह बिना किसी पीड़ा के शांत जीवन जी सकती थी। उस समय हेस्टर लगभग इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुकी थी। वह अपने अतीत को पीछे छोड़ना चाहती थी, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसकी माँ का हत्यारा वैलेंटाइन लंदन शहर में मौजूद है और पूरे यूरोप पर कब्जा करने की राह पर निकल चुका है। ये खबर सुनते ही सब कुछ बदल गया। हेस्टर ने बदला लेने का फैसला कर लिया। उसने यांत्रिक पिता से किया हुआ वादा तोड़ दिया और उसे छोड़कर अकेले ही लंदन की ओर निकल पड़ी। वह अपनी माँ के हत्यारे को सजा देना चाहती थी, लेकिन हेस्टर के जाने से यांत्रिक पिता बुरी तरह क्रोधित हो गया। उसे लगा कि हेस्टर ने उसे धोखा दिया है। वह मान बैठा कि हेस्टर ने अपना वादा तोड़ दिया है। यहीं से उसका जुनून शुरू हुआ। उसने हेस्टर को खोजने और वापस लाने का संकल्प ले लिया। धीरे धीरे वह पूरी तरह नियंत्रण खो बैठा। अपनी तलाश के दौरान उसने एक पूरे छोटे शहर का नरसंहार कर दिया। उसे पकड़ने के लिए लंदन को अपने कई
कई श्रेष्ठ सैनिकों की कुर्बानी देनी पड़ी। बहुत मुश्किल से उसे गिरफ्तार करके समुद्र के बीच बनी विशेष जेल में बंद किया गया था, लेकिन कैद में भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। वह लगातार अपनी मुट्ठियों से जेल की दीवारें पीटता रहता और हेस्टर को मार डालने की बात दोहराता रहता। इसी गहरे जुनून और नफरत की खबर वैलेंटाइन तक पहुंची। तब वैलेंटाइन ने उसे अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह खुद उससे मिलने गया, उसकी नफरत को समझा और फिर पूरी जेल उड़ाकर उसे आजाद कर दिया। अब यांत्रिक राक्षस फिर से हेस्टर के पीछे लग चुका था। उधर आकाश में स्थित एंटी ट्रैक्शन लीग के मुख्यालय में हेस्टर और उसके साथी अपने अगले कदम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चला कि एक छोटा हवाई जहाज चुपके से उनके मुख्यालय में प्रवेश कर चुका है। जैसे ही वे पर्वतीय राष्ट्र की ओर रवाना होने वाले थे, पूरे हवाई अड्डे की बिजली अचानक बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। इसके तुरंत बाद चीखें सुनाई देने लगी। यांत्रिक राक्षस उनके मुख्यालय में घुस चुका था। एना ने बिना समय गंवाए उस पर गोलियां बरसा दी। बाकी लोगों ने भी पूरी ताकत से हमला शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गोलियां उसके धातु शरीर पर टकराकर बेअसर हो रही थी। हेस्टर की भावनाएं इस समय बेहद उलझी हुई थी। एक तरफ वह जानती थी कि यह राक्षस खतरनाक है, लेकिन दूसरी तरफ वही उसके पालन पोषण करने वाला पिता भी था। वह सबको उसे नुकसान पहुंचाने से रोकना चाहती थी, लेकिन अफरा तफरी में किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ लोग तो उसके पास जाकर हाथापाई करने की भी कोशिश करने लगे। यह लगभग आत्महत्या के बराबर था, क्योंकि वह राक्षस साधारण हथियारों से प्रभावित ही नहीं होता था। फिर भी लोग उस पर टूट पड़े, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वह कोई सामान्य दुश्मन नहीं था, वह एक निर्दयी युद्ध मशीन था। उसके भीतर दया नाम की कोई चीज नहीं बची थी। जो भी उसके सामने आया वह कुछ ही क्षणों में जमीन पर गिर पड़ा। एक एक करके एंटी ट्रैक्शन लीग के लड़ाके हारते चले गए। लड़ाई के दौरान ऊपर लगे विशाल गुब्बारों को भी नुकसान पहुंचा। उनमें आग लग गई और देखते ही देखते विस्फोट होने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा हवाई मुख्यालय आग की लपटों में घिर गया। स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। एना ने तुरंत हेस्टर और टॉम को वहां से भागने का आदेश दिया। उसने कहा कि वे उसकी हवाई नौका में बैठकर तुरंत निकल जाएं। वह और बाकी साथी यहीं रुककर यांत्रिक राक्षस को रोकने की कोशिश करेंगे। एना ने अद्भुत साहस दिखाया। उसने अपने जूते में छिपे छोटे ब्लेड से यांत्रिक राक्षस को घायल कर दिया। उसी समय उसके साथियों ने एक टाइम बम उसकी ओर फेंका। सबके तालमेल से वह बम ठीक राक्षस के पैरों के पास जा गिरा। एक जोरदार विस्फोट हुआ। यांत्रिक राक्षस संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। आखिरकार सभी को कुछ समय के लिए उससे छुटकारा मिल गया, लेकिन इस लड़ाई की कीमत बहुत भारी थी। पूरा उड़ता हुआ मुख्यालय विस्फोटों के कारण टूटने लगा था। अब सभी सदस्यों को वहां से तुरंत निकलना पड़ा, लेकिन यांत्रिक राक्षस अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह फिर से उठ खड़ा हुआ और एक लटकते हुए पुल के सहारे तेजी से आगे बढ़ने लगा। हेस्टर और टॉम भागने ही वाले थे कि यांत्रिक राक्षस तेजी से आगे बढ़ता हुआ उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन फिर भी वह अपने पुराने वादे को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता रहा। टॉम ने हिम्मत जुटाकर उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन यांत्रिक राक्षस ने उसे तुरंत पकड़ लिया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। फिर उसने अपना विशाल पैर उठाया और टॉम को कुचलने ही वाला था कि हेस्टर रोते हुए उसके सामने आ गई। उसने हाथ जोड़कर टॉम की जान की भीख मांगी। यांत्रिक पिता को समझ नहीं आ रहा था कि हेस्टर किसी दूसरे इंसान के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही है, लेकिन जब उसने अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे तो उसके भीतर कुछ बदल गया। वर्षों से दबा हुआ उसका मानवीय पक्ष अचानक जाग उठा। उसे एहसास हुआ कि हेस्टर किसी मजबूरी में नहीं बल्कि प्रेम के कारण टॉम की रक्षा कर रही है। उसी क्षण उसे अपने अतीत की याद आ गई। उसे समझ में आया कि यही प्यार है। एक समय वह भी इंसान था जिसने अपने परिवार से प्रेम किया था। अब वह समझ चुका था कि हेस्टर को अपने साथ बांध कर रखना सही नहीं था। उसने आखिरकार अपने मन की जिद छोड़ दी, लेकिन उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। लगातार लड़ाइयों और क्षति के कारण उसकी मशीनें काम करना बंद कर रही थीं। अपनी अंतिम सांसों में उसने हेस्टर को उसका आंख के आकार वाला लॉकेट वापस लौटा दिया। साथ ही उसने उन दोनों के बीच का पुराना वादा भी समाप्त कर दिया। हेस्टर की आंखों के सामने उसका यांत्रिक पिता धीरे धीरे घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों में चमकती हरी रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी। उसका अंत आ चुका था। हेस्टर उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन समय बहुत कम था। वह टॉम के साथ जल्दी से एना के हवाई जहाज पर सवार हो गई। उधर मरते हुए यांत्रिक पिता के मन में केवल हेस्टर की यादें थीं। उसे अपनी बेटी के साथ बिताए हुए सारे खूबसूरत पल याद आने लगे। वह समय जब उसने उसे चलना सिखाया था, खिलौने बनाए थे और उसे अपनी संतान की तरह पाला था। काश वह एक बार फिर उसका हाथ पकड़ पाता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों बाद विस्फोटों के बीच उसका अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उधर आकाशीय शहर पूरी तरह टूटने से पहले एंटी ट्रैक्शन लीग के सभी सदस्य अपने अपने विमानों में सुरक्षित निकलने में सफल हो गए। इसके बाद वे सीधे पूर्वी पर्वतीय राष्ट्र की ओर रवाना हुए ताकि उन्हें आने वाले हमले की चेतावनी दे सकें।
दूसरी तरफ वैलेंटाइन ने खुद को राजा घोषित कर दिया। उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि अब लंदन पूर्वी पर्वतीय राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा। सदियों से अभेद्य मानी जाने वाली उसकी विशाल दीवार अब लंदन का अगला शिकार बनने वाली थी। वैलेंटाइन ने गर्व से घोषणा की कि आज रात लंदन दुनिया को अपनी नई शक्ति दिखाएगा, एक ऐसी शक्ति जो हर बाधा को मिटा सकती है। लंदन जहां लूटपाट और शिकार के सहारे जीवित था, वहीं पर्वतीय राष्ट्र शांति, खेती और साहसित्व में विश्वास करता था। हजारों वर्षों से पश्चिम के कई चलायमान शहर इस भूमि पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन सभी असफल रहे। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी विशाल रक्षा दीवार। ऊंचे पर्वतों से घिरे इस देश का केवल एक ही प्रवेश मार्ग था, जिसे एक विशाल ढाल जैसी दीवार बंद करती थी। यह स्थान प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था और इसकी वायुसेना भी बेहद शक्तिशाली थी। इसी वजह से कोई भी शत्रु कभी इसे जीत नहीं पाया। जब टॉम और हेस्टर पहली बार वहां पहुंचे तो वे उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गए। चारों ओर हरी भरी घास थी, घरों की लंबी कतारें दूर दूर तक फैली हुई थीं। सदियों से ये राष्ट्र शरणार्थियों को आश्रय देता आया था। यही कारण था कि यहाँ एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज विकसित हुआ था। ये दुनिया का आखिरी बड़ा सुरक्षित और शांतिपूर्ण क्षेत्र था, लेकिन अब उस पर खतरा मंडरा रहा था। जैसे ही राज्यपाल को लंदन के हमले की खबर मिली, उसने तुरंत सेना को तैयार रहने का आदेश दे दिया। पूरा देश युद्ध की तैयारी में जुट गया। अलार्म बजने लगे। रक्षा दीवारों पर तैनात सैनिकों ने अपनी विशाल तोपें सक्रिय कर दी। उसी समय एना ने देखा कि लंदन लगभग 500 किलोमीटर दूर अचानक रुक गया है। उसे तुरंत खतरे का अंदेशा हो गया। उसने सहयोगी बेड़े को आदेश दिया कि सभी लड़ाकू विमान तुरंत उड़ान भरें। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों विमान युद्ध संरचना में आसमान में फैल गए। निर्णायक युद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन वैलेंटाइन उनकी उम्मीद से भी आगे निकल चुका था। उसने मेडुसा नामक क्वांटम हथियार को सक्रिय कर दिया। विशाल मशीन धीरे धीरे लंदन के ऊपरी हिस्से से बाहर आने लगी। वैलेंटाइन के आदेश पर पूरे शहर की बिजली काट दी गई और सारी ऊर्जा मेडुसा को दे दी गई। हथियार ने पर्वतीय राष्ट्र की विशाल दीवार को निशाना बनाया। सहयोगी सेना अभी हमला शुरू भी नहीं कर पाई थी कि मेडुसा पूरी तरह चार्ज हो चुकी थी। अगले ही पल वैलेंटाइन ने फायर का आदेश दे दिया। एक भयानक ऊर्जा किरण आसमान को चीरती हुई निकली। पहले ही हमले ने राष्ट्र की पूरी रक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। वह विशाल दीवार जो परमाणु हमले तक सहने में सक्षम थी, उसमें एक विशाल छेद बन गया। मेडुसा की शक्ति कल्पना से कहीं अधिक विनाशकारी थी। राज्यपाल स्तब्ध रह गया। शहरों में चीख पुकार मच गई। असंख्य नागरिक हमले की चपेट में आ गए, लेकिन लंदन में लोग खुशी से झूम रहे थे। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि युद्ध की आग में झुलसना कैसा होता है, और यह तो केवल एक परीक्षण हमला था। इसके बाद वैलेंटाइन ने मेडुसा को दोबारा चार्ज करने का आदेश दिया। उसका अनुमान था कि केवल 2 और हमलों के बाद पूरी रक्षा दीवार ढह जाएगी। इसी बीच हेस्टर की नजर एक प्राचीन मूर्ति पर पड़ी। वह मेडुसा की मूर्ति थी। उसके माथे पर एक आंख जैसी आकृति जड़ी हुई थी। उसे अचानक अपने लॉकेट की याद आई। जब उसने लॉकेट को ध्यान से खोला तो उसके भीतर छिपा हुआ एक विशेष उपकरण दिखाई दिया। तभी उसे अपनी माँ की अंतिम बातों का अर्थ समझ में आया। यह कोई साधारण लॉकेट नहीं था। इसके अंदर मेडुसा को बंद करने की चाबी मौजूद थी। हेस्टर तुरंत उसे टॉम के पास ले गई। जांच करने के बाद टॉम लगभग निश्चित हो गया कि यही वह उपकरण है जो क्वांटम हथियार को निष्क्रिय कर सकता है। उन्होंने तुरंत यह जानकारी सभी को दी। अब केवल एक ही रास्ता बचा था, किसी तरह लंदन में घुसकर मेडुसा को बंद करना। सभी जानते थे कि यह लगभग आत्मघाती मिशन था। जीतने की संभावना बेहद कम थी, जिंदा लौटने की संभावना तो उससे भी कम। फिर भी एना और उसके साथियों ने बिना किसी डर के इस योजना को स्वीकार कर लिया। जल्द ही एक नया मिशन तैयार हुआ। एंटी ट्रैक्शन लीग के कई स्वयंसेवकों ने बलिदानी दस्ते का हिस्सा बनने का फैसला किया। उनका काम था हेस्टर को सुरक्षित लंदन तक पहुंचाना। कुछ ही देर में कई छोटे बड़े विमान गुप्त रूप से उड़ान भर चुके थे। जब वे युद्ध क्षेत्र के ऊपर से गुजरे तो नीचे हर तरफ तबाही का दृश्य दिखाई दे रहा था। लाशें, आग और धुआं दूर दूर तक फैला हुआ था। यह दृश्य देखकर सभी के दिल भारी हो गए। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, मिशन पूरा करना ही होगा। लेकिन तभी लंदन ने दूसरी बार अपनी सारी ऊर्जा मेडुसा को देना शुरू कर दी। वैलेंटाइन ने दूसरा हमला भी शुरू कर दिया। सौभाग्य से कई विमान समय रहते ऊपर उठ गए और विनाशकारी ऊर्जा तरंग से बच निकले। लेकिन पर्वतीय राष्ट्र की दीवार में बना छेद अब और बड़ा हो चुका था। अगर एक और हमला हुआ तो पूरी दीवार ढह जाएगी और उसके बाद पर्वतीय राष्ट्र की अंतिम रक्षा भी समाप्त हो जाएगी। अब आत्मघाती दस्ते के पास केवल 4 उड़ने वाले वाहन बचे थे जो अभी भी उड़ने की स्थिति में थे। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उधर लंदन शहर को भी आसमान में हो रही हलचल का पता चल गया था। तुरंत सभी सर्च लाइटें चालू कर दी गयी
और हर तोप का निशाना उन विमानों पर साध दिया गया। हेस्टर को सुरक्षित लंदन के भीतर पहुंचाना सबसे महत्वपूर्ण था, इसलिए बाकी साथियों ने खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। उनका उद्देश्य था दुश्मन की गोलाबारी अपनी ओर खींचना, ताकि एना का विमान नीचे उड़ते हुए बिना पकड़े आगे बढ़ सके। जैसे ही वे लंदन के करीब पहुंचे, शहर की वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई। चारों तरफ से गोलियों और गोले बरसने लगे, लेकिन एंटी ट्रैक्शन लीग के पायलट बेहद कुशल थे। वे दुश्मन की गोलाबारी के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते रहे और जवाबी हमला भी करते रहे। कुछ ही देर में उन्होंने लंदन के कई रक्षा टावरों को नष्ट कर दिया। विस्फोटों की गूंज पूरे शहर में फैल गई। लंदन के निवासी, जो अब तक युद्ध को केवल दूर से देखते आए थे, पहली बार उसकी भयावहता महसूस कर रहे थे। लोग चीखते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इसी दौरान दुश्मन की नजर एना के नीचे उड़ रहे विमान पर पड़ गई। स्थिति बेहद खतरनाक हो गई। तुरंत एक साथी अपने विमान को दुश्मन की ओर मोड़कर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा। कुछ ही क्षणों बाद उसका विमान गोलियों से छलनी हो गया और वह वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। बाकी लोग आगे बढ़ते रहे। उनका लक्ष्य था जितनी जल्दी हो सके चर्च तक पहुंचना और मेडुसा को नष्ट करना। लेकिन लंदन की सुरक्षा उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत निकली। जब तक सारे रक्षा टावर नष्ट नहीं होते, सुरक्षित उतरना असंभव था। आत्मघाती दस्ते ने एक एक करके कई टावर उड़ा दिए, लेकिन एक अंतिम टावर अब भी सक्रिय था। वह लगातार गोलाबारी कर रहा था। एक और साथी का विमान उसकी मार से क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर गया। उधर एक महिला पायलट के विमान का सारा गोला बारूद भी खत्म हो चुका था। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने अंतिम बलिदान देने का फैसला किया। वह अपने विमान को पूरी रफ्तार से उस अंतिम टावर की ओर ले गई और सीधे उससे टकरा गई। भयंकर विस्फोट हुआ और टावर नष्ट हो गया। अपने साथियों के बलिदान की बदौलत आखिरकार एना का विमान सुरक्षित लंदन में उतर गया। वहां पहुंचने के बाद तीनों ने अलग अलग काम संभालने का फैसला किया। हेस्टर को मेडुसा तक पहुंचकर उसे बंद करना था, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाई। कुछ सैनिकों ने उसे देख लिया। जैसे ही वे उस पर निशाना साधने वाले थे, एना ने पीछे से हमला कर दिया। उसने सभी पहरेदारों को खत्म कर दिया और हेस्टर से कहा कि वह आगे बढ़ती रहे। इसके बाद एना ने विमान की जिम्मेदारी टॉम को सौंप दी। टॉम को ऊपर से उनकी मदद करनी थी। खुद एना हथियार लेकर अंदर की ओर बढ़ गई। उधर मेडुसा लगातार 2 बार इस्तेमाल हो चुकी थी। अब उसके सिस्टम में अत्यधिक गर्मी पैदा हो रही थी। वैज्ञानिकों ने वैलेंटाइन को चेतावनी दी कि तीसरा हमला अभी करना खतरनाक होगा, लेकिन सत्ता और जीत के नशे में डूबे वैलेंटाइन ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने तुरंत तीसरी फायरिंग की तैयारी का आदेश दे दिया। इसी दौरान एना नियंत्रण कक्ष में घुस गई। उसका इरादा वैलेंटाइन को खत्म करने का था, लेकिन वैलेंटाइन के एक वफादार सैनिक ने अपनी जान देकर उसे बचा लिया। गोलीबारी शुरू हो गई। वैलेंटाइन ने जवाबी फायर किया और एक गोली एना के पेट में जा लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एना पीछे नहीं हटी। वैलेंटाइन ने आत्मविश्वास से अपनी तलवार निकाल ली। उसे यकीन था कि अब जीत उसकी है। उसने तीसरे हमले की तैयारी पूरी की और फिर खुद एना का सामना करने ऊपर चला गया। कुछ ही देर में दोनों आमने सामने थे। दोनों ही कुशल योद्धा थे, लेकिन एना पहले से घायल थी। धीरे धीरे वह कमजोर पड़ने लगी। फिर भी वह संतुष्ट थी, क्योंकि नियंत्रण कक्ष में अफरा तफरी मच चुकी थी। वैज्ञानिक अपनी जगह छोड़कर भाग चुके थे। यही मौका था जिसका हेस्टर इंतजार कर रही थी। वह चुपके से अंदर पहुंची और मेडुसा के नियंत्रण तंत्र में अपनी चाबी जैसी डिवाइस लगा दी। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कोड को वह तेजी से दर्ज करने लगी। बस कुछ ही सेकंड बाकी थे। एना ने यह देख लिया। अब उसने अपनी जान की परवाह किए बिना वैलेंटाइन को रोकने का फैसला किया। वैलेंटाइन की तलवार उसके शरीर में गहराई तक उतर गई, लेकिन उसने फिर भी उसे नहीं छोड़ा। वह पूरी ताकत से उसे पकड़े रही। उसी समय हेस्टर ने अंतिम कोड दर्ज कर दिया। मेडुसा की फायरिंग ठीक आखिरी क्षण में रुक गई। मिशन सफल हो चुका था। यह देखकर एना के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया। कुछ ही क्षण बाद उसने अपनी अंतिम सांस ली। मेडुसा की फायरिंग प्रक्रिया अचानक रुक जाने से उसके भीतर जमा हुई ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाई। अब वह खुद ही विनाश की ओर बढ़ने लगी। उसका आत्म विनाश तंत्र सक्रिय हो गया, लेकिन वैलेंटाइन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। जब उसे समझ आ गया कि मेडुसा खत्म हो चुकी है, तो उसने एक और पागलपन भरा फैसला लिया। उसने लंदन के सभी चालक दल को मरवा दिया। फिर शहर के ब्रेक सिस्टम को जानबूझकर नष्ट करने का आदेश दिया। उसका इरादा था पूरे लंदन को एक विशाल हथियार की तरह इस्तेमाल करना। वह चाहता था कि शहर पूरी गति से पर्वतीय राष्ट्र की दीवार से टकरा जाए। अगर वह जीत नहीं सकता तो सबको अपने साथ बर्बाद कर देगा। इसके बाद वह खुद भागने के लिए एक विमान की ओर बढ़ा। उसने अपनी बेटी कैथरीन को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन कैथरीन अब अपने पिता का असली चेहरा देख चुकी थी। उसने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। इसी बीच वैलेंटाइन का सामना फिर से हेस्टर से हो गया। हेस्टर पहले से उसका इंतजार कर रही थी। उसने बंदूक उठाई और अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए निशाना साधा, लेकिन तभी वैलेंटाइन ने एक चौंकाने वाला रहस्य बताया। उसने कहा कि हेस्टर वास्तव में उसकी अपनी बेटी है। ये सुनकर हेस्टर कुछ
क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई। बस इतनी देर ही वैलेंटाइन को चाहिए थी। उसने झपट्टा मारकर हथियार छीन लिया और स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। उधर टॉम को पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। वह जानता था कि अगर लंदन को नहीं रोका गया तो पूरी दीवार नष्ट हो जाएगी। उसने कैथरीन से संपर्क किया, जो अब भी नियंत्रण कक्ष में थी। टॉम के निर्देश पर कैथरीन ने इंजन कक्ष का मुख्य द्वार खोल दिया। फिर टॉम अपना विमान लेकर सीधे लंदन के इंजन सेक्शन के भीतर घुस गया। यह बेहद खतरनाक था। ठीक उस समय जब लंदन और विशाल दीवार की टक्कर होने वाली थी, टॉम ने गोले दागे और शहर के मुख्य ड्राइव कोर को उड़ा दिया। विस्फोट के बाद शहर की गति धीरे धीरे कम होने लगी। टॉम संकरे यांत्रिक रास्तों के बीच से तेजी से उड़ता हुआ आगे बढ़ा। अंतिम क्षण में वह ईंधन कक्ष से बाहर निकल आया। उसके पीछे जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके की तरंगों ने पूरे विमान को हिला दिया। उधर हेस्टर को जवाबी हमला करने का मौका मिल गया। अब वह डरी हुई छोटी बच्ची नहीं रही थी। उसने वैलेंटाइन के हाथ से हथियार गिरा दिया, फिर अपनी जेब से वही चाकू निकाला। एक तेज वार के साथ उसने वैलेंटाइन के चेहरे पर गहरा घाव बना दिया। आखिरकार उसने अपने चेहरे पर पड़े पुराने निशान का बदला ले लिया। वैलेंटाइन फिर भी उसका सामना करना चाहता था, लेकिन तभी हेस्टर ने कुछ अप्रत्याशित किया। उसने हथियार नीचे कर दिया, फिर मुड़कर छलांग लगाई और सीधे टॉम के विमान पर जा चढ़ी। आखिरकार वैलेंटाइन उसका जैविक पिता था, इसीलिए उसने उसे अपने हाथों से मारने का फैसला नहीं किया। लेकिन टॉम के मन में ऐसी कोई दुविधा नहीं थी। टॉम के मन में ऐसी कोई दुविधा नहीं थी। उसे पता था कि अगर वैलेंटाइन जिंदा बच गया तो भविष्य में फिर कोई नई तबाही खड़ी कर सकता है। इसलिए उसने बिना देर किए अपने विमान से एक गोला दागा और वैलेंटाइन के विमान को उड़ा दिया। लेकिन वैलेंटाइन अभी मरना नहीं चाहता था। वह तुरंत भागकर विमान के कॉकपिट में जा घुसा। दुर्भाग्य से पायलट पहले ही बेहोश हो चुका था। वैलेंटाइन ने पूरी कोशिश की कि विमान को संभाल सके, लेकिन उसकी किस्मत भी अब उसका साथ छोड़ चुकी थी। कुछ ही क्षणों बाद विमान नियंत्रण खो बैठा और जमीन पर जा गिरा। हैरानी की बात यह थी कि इतना भयानक हादसा होने के बाद भी वैलेंटाइन किसी तरह जिंदा बच गया। जैसे अक्सर बड़े खलनायकों के साथ होता है, उसे मारना आसान नहीं था। मलबे से बाहर निकलते हुए वह मन ही मन खुश होने लगा। उसे लगा कि वह सचमुच भाग्य का धनी है और मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उसी समय शक्ति खो चुका विशाल लंदन शहर उसकी ओर तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा था। शहर धीरे धीरे रुक रहा था और आखिरकार पर्वतीय राष्ट्र की विशाल दीवार के ठीक सामने आकर थम गया। उसने दीवार को नहीं तोड़ा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, लेकिन संयोग ऐसा था कि वैलेंटाइन ठीक उसके रास्ते में खड़ा था। अगले ही पल लंदन के विशाल पहियों ने उसे कुचल दिया और उसका अंत हमेशा के लिए हो गया। यहीं पर इस पूरे संकट का अंत हुआ। अगली सुबह कैथरीन लंदन शहर के बचे हुए अधिकारियों और अभिजात वर्ग को लेकर पर्वतीय राष्ट्र पहुंची। उनकी हालत बेहद दयनीय थी। उन्होंने सब कुछ खो दिया था। फिर भी पर्वतीय राष्ट्र के उदार शासक ने पुराने अपराधों को भुलाकर उनका स्वागत किया। उसने बदले की भावना नहीं रखी। उसका मानना था कि लंदन के सभी लोग अपराधी नहीं थे। उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो स्वयं वर्षों तक शोषण और अत्याचार का शिकार रहे थे। इस प्रकार दुनिया में एक बार फिर शांति स्थापित होने लगी। टॉम और हेस्टर ने अपना हवाई जहाज लिया और दुनिया की यात्रा पर निकल पड़े। अब वे किसी बंधन में नहीं थे। दोनों नई जगहों की खोज करते हुए, नए रोमांचों का सामना करते हुए अपनी जिंदगी जीने लगे। फिल्म मॉर्टल इंजन्स का अंत एक शानदार स्टीमपंक साहसिक कथा की तरह होता है। नकली मसीहा का असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाता है। लोग समझ जाते हैं कि तथाकथित नया विश्व वास्तव में कोई बेहतर व्यवस्था नहीं था, बल्कि पुराने अन्याय की जगह उससे भी अधिक क्रूर व्यवस्था लाने की कोशिश थी। अंततः लालच, सत्ता और विनाश की राजनीति हार जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मानवता ने आखिरकार यह सीख लिया कि केवल लूटपाट और विजय से भविष्य नहीं बनाया जा सकता। फिल्म का अंतिम संदेश उम्मीद से भरा हुआ है। उजाड़ धरती पर उगते हुए हरे पौधे यह संकेत देते हैं कि इंसान अब विनाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण का रास्ता चुन रहा है। सभ्यता को दोबारा खड़ा करने का समय आ चुका है। सरल शब्दों में कहें तो कहानी का सार यही है। तानाशाह हार गया, विनाश का हथियार नष्ट हो गया और इंसानों को एक नई शुरुआत का मौका मिल गया। असली ताकत दूसरों को कुचलने में नहीं बल्कि मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाने में है।